आरोग्यम परम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। नमस्कार, मैं एसजी पब्लिक स्कूल से डॉक्टर रेखा सिंह आप सभी का लाइव वेबिनार श्रृंखला में स्वागत करती हूं। आज की श्रृंखला का विषय है प्राकृतिक चिकित्सा क्यों और कैसे। प्राकृतिक शक्ति सृष्टि का संतुलन बनाती है और जब ये असंतुलित होती है तो कोरोना महामारी जैसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं और इन्हीं संकटों से बचने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में, जो हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्ति दे हमें मजबूत करती हैं कई क्षेत्रों में। और आज इसी सत्र में हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष गोयल एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं जिनका लक्ष्य समाज को प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इन्होंने विभिन्न प्राकृतिक चिकित्सा शिविर के माध्यम से लोगों को जागृत किया है कि बिना दवाई वह अपने आप को स्वस्थ और संतुलित कैसे रख सकते हैं। मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर साहब को। सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा रेखा जी और सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबका आभारी हूं कि आपने मेरे को मौका दिया आज इस विषय में बोलने का और आपके सामने अपनी कुछ बातें रखने का। प्राकृतिक चिकित्सा जैसे कि आप आपने सुना होगा बच्चों ने, प्राकृतिक चिकित्सा कोई आज की चिकित्सा नहीं है, बहुत ही पुरानी पद्धति है, हजारों साल से पद्धति चलती आ रही है। और इस चिकित्सा में इतनी शक्ति है कि ना सिर्फ ये रोगों को खत्म करती है बल्कि रोगों को जड़ से खत्म करती है और दोबारा वो रोग शरीर में आए ना ऐसी शक्ति पैदा कर देती है। इस चिकित्सा की जितनी तारीफ की जाए, जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। आज मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए इसकी कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहा हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा क्यों जरूरी है, बीमारी कैसे शरीर में आती है और प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न माध्यमों से हम इसको कैसे हटा सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा रोशनी डालने जा रहा हूँ और ये सब मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाऊंगा। आप बच्चों को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो उस डाउट को नोट कर लीजिएगा और आप बाद में कोई भी आपके मन में सवाल आए आप मेरे से पूछ के उसकी अपने सवाल को दुरुस्त कीजिएगा। देखा जी, शुरू कर लो। हेलो, आपकी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर आ रही है? हाँ, शुरू कर दी। आ रही है स्क्रीन पर? जी आ रही है। ठीक है जी। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, कैसे प्राकृतिक चिकित्सा से हम खतरनाक बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं, इस विषय में थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानना ऐसे है कि बीमारियां शरीर में आती कैसी हैं। पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि शरीर में बीमारियां उत्पन्न क्यों होती है। उन सबका प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर एक ही कारण है कि शरीर में टॉक्सिन का इकट्ठा हो जाना, यानी कि शरीर के अंदर कचरे का इकट्ठा हो जाना और कचरा वो बाहर नहीं जा पाता। टॉक्सिन इकट्ठे होने के कई सारे कारण होते हैं। टॉक्सिन हमारी बॉडी में रोज इकट्ठे होते हैं और वो निकलते भी रहते हैं, लेकिन एक लिमिट के ऊपर अगर वो टॉक्सिन जरूरत से ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं तो वो बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि टॉक्सिन पहले इकट्ठे कैसे होते हैं, ये कैसे आते हैं शरीर में। सबसे पहला कारण है टॉक्सिन शरीर में आने का भोजन। जैसे ही हम भोजन को अपने हीट द्वारा हीट करते जाएंगे उतना ही उसका न्यूट्रिशन हिस्सा अकॉर्डिंग टू हीट डेड होता चला जाएगा। तो जितना भोजन का हिस्सा डेड हो गया वो एक तरह से वेस्ट है और वो वेस्ट हमारी बॉडी में जाती है, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में इकट्ठी होती रहती है। दूसरा कारण है सांस। आजकल पोल्यूशन इतना हो गया है, हम जहां कहीं भी जाते हैं डस्ट पोल्यूशन हमारी बॉडी में जाती रहती है। वो भी वेस्ट इकट्ठा होने का एक बहुत बड़ा कारण है और वो हमारी बॉडी में किसी ना किसी रूप में इकट्ठी होती चली जाती है। जब जोर से ज्यादा इकट्ठी हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो बीमारी का रूप धारण कर लेती है। अगला कारण जो है टॉक्सिन बनने का, वो है कि शरीर में जो क्रियाएं होती हैं फिजिकल और केमिकल, उनका बाय प्रोडक्ट जो बच जाता है वो भी बॉडी के लिए वेस्ट है।
जो शरीर में रेगुलर बनता रहता है, निकलता रहता है। कहीं जरूरत से ज्यादा जब बन जाता है तो शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे फिजिकल क्रिया क्या हुई, हमने भोजन करते हैं तो भोजन मुंह में डाला तो फिजिकल क्रिया हो गई, और जब वो पेट में चला जाता है तो उसका आगे केमिकल क्रिया चालू हो जाती है। तो उससे जो वेस्ट बचती है वो भी बॉडी में कहीं इकट्ठी होती चली जाती है। अगला कारण है शरीर के सूक्ष्म सेल। हमारी बॉडी में हर मिनट लाखों सेल बनते रहते हैं, लाखों सेल डेड होते रहते हैं। जो सेल डेड हो गए वो भी बॉडी के लिए वेस्ट है, वो भी कहीं बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं। इन सभी वेस्टों को हमारा शरीर विभिन्न रास्तों से बाहर निकालता रहता है, लेकिन फिर भी ये शरीर में कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं किसी कारण से, जिसके दो मुख्य कारण है। पहला कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम बॉडी में जाता है, बॉडी उसको बाहर निकाल नहीं पाती। जैसे कि खाना हम ज्यादा विकृत करके खाते हैं, डस्ट पोल्यूशन में कहीं ज्यादा काम करते हैं। जो व्यक्ति डस्ट पोल्यूशन में कहीं ज्यादा काम करते हैं तो उनके अंदर वो जो से ज्यादा जा रहा है पोल्यूशन, वो निकल नहीं पा रहा बॉडी से बाहर। टेंशनफुल लाइफ, ये तो आजकल हर किसी की हो गई है। हर चीज का हर वक्त स्ट्रेस है। बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, टीचर्स को स्टूडेंट का स्ट्रेस है, नौकरी वाले को अपने काम का स्ट्रेस है, बिजनेस वाले को बिजनेस का स्ट्रेस है। तो टेंशनफुल लाइफ हो गई है बेसिकली। तो जब वो टेंशन जो से ज्यादा हो जाती है तो माइंड में टॉक्सिन बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे जो चक्र है बॉडी के वो काम करने थोड़े कम कर देते हैं। रेस्टलेस लाइफ, ये भी बहुत बड़ा मेजर कारण है आजकल की लाइफस्टाइल में आ गया कि हमारी बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल पाता, और हम ओवर वर्क करते हैं जाके। और अगला कारण है मेडिसिन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। मेडिसिन का बहुत ज्यादा प्रयोग भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स क्रिएट करता है जो बॉडी से निकल नहीं पाते। दूसरा मेजर कारण है जो टॉक्सिन निकालने के रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जो हमारे टॉक्सिन निकालने के रास्ते हैं, 4 रास्ते हमारी बॉडी में हैं, जिसमें कि पहला मुख्य रास्ता है लैट्रिन का रास्ता। जो भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं वो लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कई बार ओवरलोड होने की वजह से निकल नहीं पाते, वहां ब्लॉकेज आ जाती है तो टॉक्सिन बाहर निकल नहीं पाते। अब लैट्रिन के रास्ते से टॉक्सिन क्यों नहीं निकल पाते, क्या कारण है इसका? जैसे कि कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन जिसे बोलते हैं। कब्ज की पहचान इस प्रकार से की जाती है कि किसी को लैट्रिन नहीं आती, किसी को बहुत टाइट लैट्रिन आती है, किसी को बहुत देर तक बैठना पड़ता है, एक टाइम जाने के बाद ऐसा महसूस करता है कि दोबारा टॉयलेट जाना है। तो ये सब कॉन्स्टिपेशन की निशानी है। और ये जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो टॉक्सिन निकलने के रास्ते धीरे धीरे ब्लॉक होते चले जाते हैं। कैसे? हमारे मुंह से लेकर लैट्रिन के पॉइंट तक तकरीबन 35 फुट लंबा पाइप होता है, जिसे कि हम पाचन प्रणाली डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। जो जब मुंह से शुरू होता है और मुंह से लेकर पेट तक 12 इंच लंबी पाइप होती है, ओसिफोरगस बोलते हैं उसे। उसके बाद आगे पाइप चौड़ी होती है, इसको हम स्टमक बोलते हैं, पेट बोलते हैं। तो इस प्रकार जब भोजन हम करते हैं, जब खाना खाते हैं, तो वो पाइप में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहले स्टमक में जाता है, फिर वो छोटी आंत में जाता है, फिर वो बड़ी आंत में जाता है, और अलग अलग जाके उसके पाचन रस निकलते हैं। जैसे कि हमने जब खाना खाना शुरू किया तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तभी से एक्टिवेट हो जाता है। तभी हम बोलते हैं कि खाने को जब खाते हैं तो खाने को अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए, 32 दवा चबा के खाना चाहिए बेसिकली। उसके बाद जब वो खाना हम खाते हैं, पहले पेट में जाता है, स्टमक में वो तकरीबन 1.5 से 2 से 2.5 घंटे रहता है स्टमक में, फिर वो आगे छोटी आंत में बढ़ता है। उसके लिए जब वो पेस्ट का रूप ले लेता है छोटी आंत में बढ़ने से पहले, तो लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, ये सब चीजें से रस निकलते हैं ऐसे, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जब भोजन छोटी आंत में चला जाता है तो छोटी आंत भी रस उस भोजन से रस निचोड़ लेती है, और जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहां उसकी पूर्ति की जाती है। और जो बचा हुआ जो भोजन होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत में भी अब्जॉर्ब होने के बाद वो लैट्रिन के रास्ते से बचा हुआ जो वेस्ट होता है वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब जो से ज्यादा वेस्ट बॉडी में इकट्ठी हो जाती है तो वो आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, बड़ी आंत जो कि तकरीबन 7 से 9 फुट लंबी होती है, इसमें वो चिपकना शुरू हो जाता है। वो वेस्ट जगह जगह चिपकती चली जाती है, जो कि नुकसान करती है। अब जैसे कि मैं दिखाऊं कि जिस तरह से बड़ी आंत है, इसकी चारों तरफ वो वेस्ट चिपकती चली जाएगी। ये कोई 1 दिन या 2 दिन में चिपकती, इसको कई साल लगते हैं
इस बीमारी इसको ऐसा होने में, और फिर वो बीमारी का रूप लेती है। तो ये चिपकती चली जाती है, तो उसमें से भोजन तो निकल रहा आगे, लेकिन वो नुकसान हमें पूरी तरह फायदा नहीं दे पा रहा। और उससे 3 नुकसान होते हैं। जब बड़ी आंत में भोजन पूरी तरह निकलता है, लेकिन इसको बड़ी आंत एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उसका बचे हुए रस, तो उसके 3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान कि वहां पे जो वेस्ट रुक गई है पुरानी, वो वहां पे रुक गई तो सड़ेगी तो वो टॉक्सिन बनाएगी। टॉक्सिन के साथ साथ वो गैस फॉर्मेशन करेगी, जिससे पेट में दर्द, एसिडिटी, माइग्रेन, हेडेक, बॉडी पेन जैसी छोटी छोटी तकलीफें होंगी, जो कि बाद में जाके बड़ी तकलीफ में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा नुकसान क्या होता है कि जो आंतों को पाचन करना था, वो पाचन रस निकलते नहीं है उससे, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। तीसरा, जो भोजन पच रहा था और जो भोजन से हमारी बॉडी को मिनरल, विटामिन, कैल्शियम, न्यूट्रिशन आदि मिलने चाहिए थे, एब्जॉर्ब होने चाहिए थे, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं इन चीजों की बॉडी को डेफिशिएंसी हो जाती है, और डेफिशिएंसी जहां इफेक्ट करती है बॉडी के अंदर, वहां प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। दूसरा मेन रास्ता है टॉक्सिन बाहर निकलने का, पेशाब का रास्ता, यूरिन के थ्रू। जो हमारे शरीर में दो किडनीज है, किडनी फिल्टर का काम करती है, और वो खून को भी साफ करती है। जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होती है, फिल्टर करके पेशाब के जरिए वेस्टेज बाहर निकल जाती है। लेकिन जब बॉडी में जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे होते चले जाते हैं, जब जरूरत से ज्यादा वेस्ट बॉडी में इकट्ठी होती चली जाती है, तो फिर किडनी का फिल्ट्रेशन काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। और जब वो फिल्ट्रेशन धीरे धीरे काम करना बंद करता है या कम कर देता है, धीमा हो जाता है, तो खून की पूरी तरह सफाई नहीं हो पाती है, और भी वो ब्लड के अंदर ही वो टॉक्सिन पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। ब्लड हमारी बॉडी में एज ए ट्रांसपोर्टर का काम करता है, और वो जहां भी कोई वीक पॉइंट होता है वहां पे वो टॉक्सिन जमा होने लग जाते हैं। फिल्टर बंद होने के 3 मेन कारण है। जो किडनी फिल्टर काम नहीं करते या कम काम करते हैं, उसके 3 मेन कारण है। पहला कारण है पानी कम पीना। दूसरा कारण है नमक का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, हम बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, या फिर मेडिसिन लगातार खाते रहते हैं। हर छोटी मोटी तकलीफ हुई, सिर में दर्द हुआ मेडिसिन खा ली, जुकाम हुआ तो मेडिसिन खा ली, बुखार हुआ तो मेडिसिन खा ली, यानी कि हर चीज के मेडिसिन खाने की कोशिश करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जाके लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी में इफेक्ट डालता है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट किडनी के ऊपर आता है। तीसरा मेन रास्ता है स्किन से पसीने के रूप में हमारे जो टॉक्सिन बॉडी में इकट्ठे हैं वो निकलते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन इकट्ठा होते हैं तो स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं। पोर्स बंद होने के कारण वही है जो मैंने गुर्दे के बताए थे, सेम वही कारण है। एक एडिशनल कारण और है इसका कि आजकल हम अपना पसीना नहीं निकाल पाते हैं। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम एसी कूलर में ज्यादा रहते हैं, तो हमारी बॉडी से पसीना निकल नहीं पाता। तो जब पसीना निकल नहीं पाता है तो हमारे जो बॉडी के पोर्स हैं, स्किन के पोर्स हैं, वो बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे पसीना नहीं आता। जो पसीना नहीं आएगा तो जो टॉक्सिन लैट्रिन के रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे या पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो किसी ना किसी रूप में बॉडी उसको स्किन से निकालने की कोशिश करती है पसीने के द्वारा। लेकिन पसीना नहीं आता तो वो भी रास्ते बंद हो जाते हैं। यह भी एक बहुत मेजर कॉज है कि टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाते। चौथा और आखिरी रास्ता है सांस के द्वारा। सांस के द्वारा कैसे? आजकल हम डीप ब्रीदिंग नहीं ले पाते हैं, आजकल हम जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं। हम योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा डीप ब्रीदिंग हम सीखते हैं। डीप ब्रीदिंग से क्या मतलब है? यहाँ पे डीप ब्रीदिंग से मतलब ये है कि जैसे आप कई 2 महीने के बच्चे को या न्यूबॉर्न बेबी को देखेंगे, तो जब वो सांस लेता है तो आप कभी उस पर गौर कीजिए। जब वो सांस लेता है तो उसका पूरा पेट फूलता है, पूरा पेट एक्सपेंड होता है, यानी कि वो पूरा सांस अंदर खींच रहा है, और पूरे डीप इनसाइड तक उसके ऑक्सीजन जा रही है। और जब डीप इनसाइड तक ऑक्सीजन जाएगी तो वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई है, जो वहां पे मौजूद है, वो पूरी बाहर निकलेगी, क्योंकि वो जगह उसकी जगह ऑक्सीजन ले लेगी। लेकिन हम आजकल हम कैसे सांस लेते हैं? हम सिर्फ लंग्स तक की सांस लेते हैं, छोटी सांस लेते हैं और छोटी सांस ही बाहर निकाल लेते हैं। तो जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टॉक्सिन जमा है वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती। और ये तो हम सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर नहीं निकलेगी,
अगर हम 15 सेकंड या 30 सेकंड के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही शरीर में रखें तो हम 30 सेकंड में ही मर जाएंगे या मैक्सिमम 1 मिनट में मर जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसा जहर है, तो अगर वो पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो डेट मीन्स कहीं ना कि वो बॉडी में इकट्ठा है, और बॉडी में जब इकट्ठा है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी को नुकसान कर रहा है। तो ये 4 रास्ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैट्रिन का रास्ता, पेशाब का रास्ता, स्किन के रास्ते या सांस के द्वारा। तो इन रास्तों से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, और इन रास्तों से टॉक्सिन अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो कैसे निकलेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो अब सबसे पहली बात ये देखते हैं कि सारे टॉक्सिन रुकेंगे कहाँ पूरे शरीर में। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हम मान लीजिए फर्श पे पानी के गिरते हैं, एक बग्गा पानी, एक बाल्टी पानी गिर दिया, तो वो पानी कहाँ जाएगा? जहां पे ढाल होगी वो पानी वहीं पे जाएगा, जहां पे ढाल होगी पानी वहीं जाएगा। आप सब एग्री मेरी बात से? तो उसी प्रकार जब शरीर में टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे हैं और वो ब्लड के अंदर मौजूद हैं, तो ब्लड के द्वारा जो हमारी बॉडी का वीक पॉइंट है वो उस वीक पॉइंट पे जाके इकट्ठे होने जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। वीक पॉइंट किसी का कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू बॉडी, जैसे कि किसी के माइंड में इकट्ठे हो सकते हैं, किसी के हाथ में इकट्ठे हो सकते हैं, किसी के हार्ट में इकट्ठे हो सकते हैं, किसी के घुटनों में इकट्ठे हो सकते हैं, कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। जो बॉडी का वीक पॉइंट है अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करता है। तो जहां वो इकट्ठे होंगे वहां बीमारी का रूप ले लेंगे। जैसे कि खून की नलियों में, यानी कि खून की पाइप में इकट्ठा होना शुरू हुआ तो बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। जोड़ों के नीचे रुक जाएगा तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो गई, गठिया या स्किन में रुक जाएगा तो स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। हार्मोन बनावली ग्रंथि में रुक जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। गले में रुक जाएगा तो थायराइड, पैंक्रियास में चला गया तो डायबिटीज, रीढ़ की हड्डी में चला गया तो सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी नीचे रुक गया तो कमर दर्द, स्लिप डिस्क, या फिर पूरे पैर में साइटिका पेन। कहीं ज्यादा इकट्ठा हो गया तो सिस्ट, ट्यूमर, रसोली या गांठ का रूप ले लेगा, और ज्यादा पुराना हो जाएगा तो कैंसर का रूप ले लेगा, या फिर पथरी बन जाएगा। लीवर में इकट्ठा होगा तो लीवर में सूजन आ जाएगी, फैटी लीवर हो जाएगा, लिवरोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। मुंह में आ गया तो साइनस या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब जहां भी ये टॉक्सिन रुकेंगे वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन ये सब एकदम से नहीं होता, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। किसी भी बीमारी को आने में लंबा समय लगता है, कोई बीमारी एकदम से नहीं आती। तो अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। इलाज है बिना किसी दवाई के इन टॉक्सिन्स को बाहर कर देना, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, बिना किसी दवाई के। इसके क्या मुख्य फायदे हैं? पहला फायदा ये है कि जब कोई दवाई नहीं खाएंगे तो उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी चीज की दवाई खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉडी पे साइड इफेक्ट डालती है। हमने किडनी की दवाई खाई तो लीवर पे इफेक्ट डालेगी, अगर लीवर की दवाई खाई तो किडनी में इफेक्ट डालेगी, अगर दोनों की दवाई खाई तो हार्ट पे इफेक्ट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बॉडी के एक पार्ट को वो दवाई ठीक करेगी और दूसरी पार्ट को वो खराब कर देगी। और दूसरी बात, जब नेचुरोपैथी से इलाज करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो रोग जड़ से खत्म होता है। जब हम कोई दवाई ही नहीं देंगे तो उस रोग को हम जड़ से खत्म, यानी कि उसके मेन कारण को खत्म कर देंगे जिस कारण से वो बीमारी हुई है। 85% केसेस के अंदर बीमारी नेचुरोपैथी से ठीक हो सकती है। ओनली 15% बीमारियों में हमें किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम नेचुरोपैथी को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो हमें 15% बीमारी होएंगी नहीं, हम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, रोग का कारण ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एलोपैथी में क्या होता है, रिजल्ट कभी तो ठीक हो जाता है लेकिन कारण खत्म नहीं होता। जैसे कि किसी को बीपी है या किसी को डायबिटीज है तो वो लाइफ लॉन्ग दवाई खाते रहते हैं, यानी कि किसी को बीपी हुआ, उसने दवाई खाई तो कुछ टाइम के लिए ठीक हो गया, उसको रोज दवाई खानी पड़ती है। तो जब दवाई खाएगा तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो फिर अगले दिन दवाई खाएगा। इसी प्रकार जब कोई शुगर की दवाई खाएगा, डायबिटीज की दवाई खाएगा तो डायबिटीज नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन उसको रोज दवाई खानी पड़ेगी, जिंदगी भर खानी पड़ेगी, वो उसकी बीमारी कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन नेचुरोपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कोई भी बीमारी एकदम से नहीं आती, उसको कई महीने कई साल लग जाते हैं डेवलप होने में।
जैसे कि हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि वो जब तक स्पेयर कैपेसिटी है वो उस बीमारी को झेलती रहती है, हमें पता नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर में भगवान ने, प्रकृति ने 2 किडनियां दी हैं, और किडनी फेल का तब जाके पता लगता है कि जब उसकी दोनों किडनियां काम व्यक्ति की करनी बंद कर देती हैं। यानी कि 50% या 60% तो शरीर ने झेल ही लिया। पहले दोनों किडनी कभी इकट्ठी बंद नहीं होती, पहले एक किडनी काम करना बंद करेगी, फिर दूसरी किडनी बंद करेगी, तब जाके कहीं पता लगेगा। तो यानी कि इससे समझने वाली बात यह है कि 50 to 60% हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि उस बीमारी को झेलती रहती है। इतनी शक्ति दी है प्रकृति ने हमको, भगवान ने हमको, कि हमारी ये बॉडी जो है किला है, तो इतनी जल्दी इसको कोई भेज नहीं सकता। इसको बहुत टाइम लगता है किसी बीमारी आने को। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो हार्ट की प्रॉब्लम जब हम किसी को सुनते हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो हम ये सुनते हैं कि उसका 90% ब्लॉकेज हुआ, उसका 95% ब्लॉकेज हुआ। आज तक कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि किसी को 50% ब्लॉकेज है और उसका हार्ट का ऑपरेशन कह दिया डॉक्टर ने। तो 99.9% केसेस में ब्लॉकेज 95%, 90% से ऊपर होती है, तब डॉक्टर बोलते हैं कि इनका हार्ट का ऑपरेशन होगा। लेकिन 50% में कभी कोई डॉक्टर नहीं बोलता, और 50% में पता भी नहीं लगता। तो इससे क्या हम सीखते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी ताकत है। लेकिन अगर सिर्फ हमें उसको समझना है, अगर उसको हम समझ जाते हैं और नेचुरोपैथी को, प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो करते हैं छोटे से रूप में भी, तो कभी जिंदगी में हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बच्चों, अगर आप इसको अभी स्कूल टाइम से फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी प्रोफेशन में जाएं, अपना कोई भी आप काम करें, आप अगर इसको रेगुलर फॉलो करना सीख जाएंगे, तो जिंदगी में आपको, आपकी फैमिलीज को कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप दूसरों के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल बन सकते हो। अब हम इसमें ट्रीटमेंट पे आते हैं कि ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट इसमें होता है उपवास, यानी कि फास्टिंग। वीक में, सप्ताह में हम 1 या 2 उपवास करने के लिए बोलते हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो हम बोलते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 बार उपवास करें। उपवास शुरू में हम बोलते हैं या तो सिर्फ पानी से करें, अगर पानी से डिफिकल्ट लगता है तो जूस से कर सकते हैं, या नारियल पानी से कर सकते हैं, या सिर्फ फल पे कर सकते हैं, या मिक्स भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप में कितनी क्षमता है उपवास करने की, और आप मिक्स भी कर सकते हैं। मोटा मोटा तौर पे हमें नेचुरल चीज खानी है, कोई भी हमें गैस पे पका हुआ भोजन नहीं करना। टोटली हमें नेचुरल चीज खानी है जो प्राकृतिक देन है, नारियल पानी, जूस, फल, या सिर्फ पानी। उपवास से क्या होता है, हमारा जो स्टमक है, स्टमक में हम ये बोलते हैं नेचुरोपैथी में कि आपके अंदर, आपको जब भोजन करते हैं तो 50% आपको हार्ड फूड के लिए जगह रखनी चाहिए, 25% लिक्विड के लिए, और 25% आकाश यानी कि स्पेस के लिए। अगर हम इस प्रकार से भोजन करेंगे तो जिंदगी में हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो लेकिन हम करते कई बार रिवर्स है, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो हमें इसलिए हम उपवास करने को बोलते हैं। इसमें जैसे बच्चों, अगर आपकी बात हम करें तो 1 दिन का उपवास शायद अगर आपको मुश्किल लगे, तो उपवास के और भी कई तरीके होते हैं। हम 1 टाइम का उपवास भी कर सकते हैं, 2 टाइम का उपवास भी कर सकते हैं, अगर हम 1 दिन का नहीं कर सकते। 1 टाइम का उपवास का मतलब ये होता है कि हम दोपहर का खाना स्किप कर दें, मॉर्निंग में खाएं और रात को खाएं, या रात का खाना स्किप कर दें। या ये भी हम कर सकते हैं कि हम 2 टाइम का उपवास कर लें, 1-2 टाइम का हम खाना स्किप कर दें, तो उसको हम शॉर्ट उपवास बोलते हैं। एज ए प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। जब वो उपवास करते हैं तो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको आराम मिलता है। जब उनको आराम मिलता है तो वो बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में लग जाते हैं। जब किडनी को आराम मिलेगा, देखिए, जब हम मान लीजिए आज हमें कोई बोल दे कि हमें 15 मंजिल सीढ़ियां चढ़ के जाना है, तो हम 2-3 मंजिल चढ़ जाएंगे, भाग के 5 मंजिल चढ़ जाएंगे, तो हम कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेंगे, तो हमें पता लग रहा है कि हम थक रहे हैं, हमारी टांगे थक रही हैं, हमें सांस चढ़ रहा है, हमें महसूस हो रहा है। लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं,
किडनी, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, हमें इन अंगों का नहीं पता लग पाता, ये भी थकते हैं, इनको भी तो रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन उनको रेस्ट कैसे मिलेगा? तो उनको रेस्ट हम सिर्फ उपवास के द्वारा दे सकते हैं। जब उनको हम रेस्ट देंगे तो उनकी काम करने की क्षमता पहले से बेटर हो जाएगी, वो और अच्छे तरीके से काम करेंगे और हमारे टॉक्सिन्स को निकालने में और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो हम करते हैं अनकुक्ड फूड, यानी कि रॉ डाइट। उसके 3 फायदे हैं। अनकुक्ड फूड से मतलब है कि गैस पे पका हुआ भोजन हमें नहीं करना, हमें रॉ डाइट लेनी है, कच्चा खाना खाना है। कच्चे खाने से मतलब ये है, आजकल आप बच्चों ने रामायण जरूर देखी होगी। भगवान राम को जब 14 साल का वनवास मिला था तो 14 साल तक वो सिर्फ कंदमूल पे रहे थे, कोई गैस पे पका हुआ भोजन नहीं पकाया था। उन्होंने जो जंगल में मिलता था कच्चा फल सब्जी वो वही खाते थे। तो फिर भी उन्होंने रावण पे विजय प्राप्त की। तो ये मिसकंसेप्शन है कि कच्चा खाना खाने से कमजोरी आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। तो रॉ डाइट खाने के फायदे क्या है? जैसे कि जब खाना कुक नहीं करेंगे, कुक करने से जो उसकी कुछ पार्ट में वेस्ट में जाना था वो वेस्टेज नहीं जाएगी बॉडी के अंदर, तो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक होती चली जाएगी। दूसरा है जो उसके खाने को पकाने से जो मिनरल्स विटामिन नष्ट होते हैं वो नष्ट नहीं हुए, तो जो वो डेफिशिएंसी उनकी हमारी बॉडी में आते हैं उनको खाने से वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो आप कच्चा खा रहे हैं तो पूरा विटामिन मिनरल आपको मिल रहे हैं। और तीसरा जो बॉडी को माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो बॉडी को मिलते हैं, तो बॉडी से टॉक्सिन निकालने में वो मदद करते हैं। अब इसमें हम आते हैं कि हम थेरेपी क्या करते हैं। थेरेपी जो पहली थेरेपी है इंपॉर्टेंट, वो है हम मिट्टी से इलाज करते हैं। जैसे पेट पे मिट्टी लगाते हैं, आप देख रहे हैं फोटो में मिट्टी लगी हुई है, आंखों में मिट्टी लगाइए। मिट्टी में इतनी ताकत है कि बॉडी से सारे टॉक्सिन्स खींच लेती है। आंखों में लगाने का मतलब है हमारे यहाँ पे एक आज्ञा चक्र होता है, ये उसको शांत करता है, आंखों के लिए बहुत बढ़िया है। तो पेट में जब हम मिट्टी लगाते हैं तो पेट की जो हमारी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वो नरम पड़ती है। टॉक्सिन तो खींचती है मिट्टी, और नरम भी पड़ती है। उसके बाद इसके अंदर हम अनीमा देते हैं। अनीमा से हम बड़ी आंत की सफाई कर देते हैं, और जो भी कोई उसमें वेस्टेज जमा है वो कुछ टाइम रेगुलर देने से वो बड़ी आंत साफ हो जाती है। इस तरीके से हम बड़ी आंत की सफाई करते हैं। और जो मल चिपका है, तो जो भी वेस्ट चिपकी हुई है वो उससे आसानी से बाहर निकल जाती है लैट्रिन के द्वारा। और इस तरह से हमारा पाचन डाइजेशन सिस्टम ठीक होता चला जाता है धीरे धीरे। इस मिट्टी से और क्या फायदे हैं? शरीर में, बॉडी में कहीं पे भी कोई भी दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, कहीं भी पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द है, तो वहां मिट्टी का लेप लगाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। मिट्टी का लेप लगता है वहां पे कुछ टाइम के लिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, अकॉर्डिंग टू डिजीज कैसी क्या रहती है, एवरेज आधा घंटा मान के चलते हैं, तो बहुत जल्दी उसमें आराम मिलता है। आंखों में मिट्टी लगाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म होती है। इस तरह से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। दूसरी जो नेचुरोपैथी में थेरेपी देते हैं वो है स्टीम बाथ। स्टीम बाथ एक तरह से कैबिन होता है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। ये लोहे का भी होता है या एक्रेलिक का भी होता है, अलग अलग किस्म का बनता है, पोर्टेबल भी आता है इसके अंदर। स्टीम बाथ में बैठने से, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि जो बॉडी के पोर्स बंद हो जाते हैं, जो एक रास्ता है बाहर टॉक्सिन को बाहर निकालने का, वो खुलने लग जाते हैं। और जब वो खुल जाते हैं तो हमें पसीना आना शुरू होता है। स्टीम लेते लेते भी पसीना आता है। और नॉर्मल भी जब जिन लोगों को पसीना ना आने की प्रॉब्लम होती है, उनको पसीना आना शुरू हो जाता है, तो वो रोम खुल जाते हैं। रोम खुलने से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन में तेजी आती है, हमारी किडनीज अच्छे तरीके से काम करना शुरू करती हैं, और सबसे खास बात, आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जो कि बीमारियों से लड़ते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। और कई तरह की बीमारियां, जैसे कि मोटापा, गैस की प्रॉब्लम, त्वचा की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, इन सब बीमारियों में लाभदायक होता है।
तो स्टीम लेने से भी ऐसी कई चीजों में आराम मिलता है। अगली थेरेपी हम देते हैं हिप बाथ। ये एक तरह से टब होता है जिसमें कि हाफ बॉडी को अंदर रखे बैठ के हम हिप बाथ लेते हैं। इसको लेने से पेट की सभी तरह की प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, कैसी भी बीमारी हो, और पेट की और हमारी हिप्स की चर्बी कम होती है इसको लेने से। और ये भी एक बहुत ही लाभकारी एक थेरेपी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि आपने देखा मिट्टी से चिकित्सा करें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्टीम बाथ से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हिप बाथ से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक और लेते हैं हम गरम पास्ता, इसको हम हॉट फुट बाथ बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। हॉट फुट बाथ लेने से सर्दी जुकाम, नींद ना आना, ब्लड प्रेशर, सांस की प्रॉब्लम, ऐसी कई तरह की बीमारियों में फायदा मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है, इसको लेने से बीमारियां तो ठीक होती हैं और नुकसान कुछ भी नहीं होता। एक और थेरेपी है ठंडा गर्म सेक। इसमें बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो, हम इससे आराम दिलाते हैं। ठंडा गर्म सेक बहुत आसान थेरेपी है। इसमें 2 तौलिए लेके एक गर्म पानी का एक ठंडे पानी का, उससे थेरेपी दी जाती है। 12 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है, पहले गर्म और बाद में ठंडा करके देना होता है। 12 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी आराम मिलता है। किसी को जुकाम अगर हो, ये तो मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इस पे तो कई बार आजमाया है कि जुकाम हो, 2 बार पे गले पे देने में जुकाम ठीक हो जाता है बच्चों का, खांसी ठीक हो जाती है सिर्फ 2 बार के अंदर ही, बिना किसी दवाई के। तो पूरी बॉडी में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, इस थेरेपी से उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है और बहुत जल्दी आराम मिलता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। सूजन को भी ये कम करता है, कहीं पे सूजन हो तो उसको भी कम करता है। अगली थेरेपी आती है सूर्य चिकित्सा, सन थेरेपी। इसका मैं आपको सिर्फ एक ही बता रहा हूँ, जिसमें कि हम बताते हैं सन बाथ। सन बाथ लेना होता है मॉर्निंग में। आजकल विटामिन डी की बहुत शॉर्टेज चल रही है बॉडी के अंदर सबकी, और मैं एक बच्चों और सबसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि कभी भी विटामिन डी की गोली कभी ना खाएं। आप किसी के से बात करें तो जरूर बताएं विटामिन डी की गोली कभी ना खाएं। दुनिया में कोई विटामिन डी की गोली बनी ही नहीं है। विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ सूरज से मिलता है और किसी से नहीं मिलता। वो सब हमें भ्रमित करने की बातें कही जाती है कि विटामिन डी की गोली आती है, ऐसी कोई गोली नहीं बनी। विटामिन डी सिर्फ सूरज से मिलता है, और विटामिन डी पूरा होगा तो आपके शरीर में कैल्शियम पचेगा, और कैल्शियम पचेगा तो बाकी प्रोटीन, मिनरल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पचेंगे। तो विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ये कैसे मिलेगा? सिर्फ सन बाथ से। लेकिन सन बाथ कौन सा लेना है? अर्ली मॉर्निंग का। गर्मियों में 7 बजे वाला, 7 to 8 के बीच वाला, और सर्दियों में 8 to 9 के बीच वाला, उसके बाद का नहीं। और ये सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लेना होता है कम से कम कपड़ों के अंदर, और लगातार नहीं लेना। गर्मियों में 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीना लेके छोड़ दें तो हमारा 6 महीने का विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी, 6 से 8 महीने की। दोबारा सर्दियों में ले सकते हैं। तो 2 टाइम लें, 1 महीना सर्दी, 1 महीना गर्मी, तो विटामिन डी कभी भी शरीर में कम नहीं पड़ेगा। लेकिन लेना है सिर्फ अर्ली मॉर्निंग का। और ये क्या फायदा करता है? हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों के रोग को खत्म करता है, नर्वस सिस्टम के रोग को खत्म करता है, हमारी मसल्स के जो प्रॉब्लम्स है उसमें आराम मिलता है। तो ये सब फायदे मिलते हैं सन बाथ से। सन बाथ का एक सन थेरेपी का एक और भी विकल्प है, हम उसे बोलते हैं कलर थेरेपी। जिस प्रकार आप देखते हैं कि 7 प्रकार के रंग निकलते हैं, इंद्रधनुष सब जानते हैं, जिसको विबग्योर बोलते हैं। 7 तरह के रंग निकलते हैं, रेड, लाल, नारंगी, पीला, बैंगनी, नीला, आसमानी। तो हम इन 7 रंगों से भी चिकित्सा करते हैं। मैं इसकी चिकित्सा के बारे में एक आपको कलर के बारे में बता देता हूँ। ग्रीन कलर के पानी से हम इलाज करते हैं, रेड, हरे रंग के पानी से। हरे रंग के पानी को पिलाने से क्या होता है? बॉडी से टॉक्सिन निकलते हैं, आंखों के लिए पावरफुल है। ये डायबिटीज, आंखों के रोग,
किसी प्रकार का बुखार हो, हाई बीपी हो, उन सब में बेनिफिशियल होता है। तो इसकी एक बनाने की विधि होती है जो मैं अभी शेयर नहीं कर रहा यहाँ पे क्योंकि समय का अनुभव थोड़ा सा शॉर्टेज है, लेकिन अगर कोई किसी को समझना हो तो मेरे से बाद में फोन करके समझ सकता है। इसके एक बनाने की विधि होती है और उस विधि के बनाने के बाद इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं आपसे कुछ छोटी सी चीजें और शेयर करना चाहूंगा जो कि खाने से संबंधित है। कुछ नियम है, अगर इसको आप लाइफ में रेगुलर फॉलो करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन ईमानदारी से फॉलो करना है आपको। जैसे कि पहला नियम है खाने का, कि खाने को चबा चबा के खाना है 32 बार, 32 टाइम्स। हमारे बॉडी में, हमारे मुंह के अंदर 32 दांत दिए हैं प्रकृति ने। 32 दांत का हर चीज का लॉजिक है। जो भी हमारी बॉडी में पार्ट्स बने हैं, हर चीज का लॉजिक, हर चीज के पीछे एक बहुत ही गहरी साइंस है। तो 32 दांत का मतलब ये खाने को चबा चबा के खाना है। जब हम खाने को चबा चबा के खाएंगे तो हमारी मुंह में जो लार होती है वो उसमें मिक्स हो जाएगी, और जब वो मिक्स हो जाएगी तो वो जब खाना अंदर जाएगा तो पेट को कम मेहनत करनी पड़ेगी उसको पचाने में, और बहुत जल्दी वो पचा लेगा। ये इस लार के फायदे होते हैं। तो खाना जब भी खाएं आराम आराम से खाएं। कभी भी टीवी देखते हुए खाना मत खाएं, बातें करते हुए खाना मत खाएं। इस चीज का ध्यान रखें। जब खाना खाएं आराम से शांति से बैठ के खाना खाएं, और जमीन पे बैठ के खाना खाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि जमीन पे बैठ के आलती पालती मार के बैठ के खाना खाएं। उसके क्या फायदे हैं? जब हम जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। हमारा मूलाधार चक्र होता है हमारे लैटी वाले पॉइंट पे, वो जागृत होता है। जब वो जागृत होता है तो वो खाने को पचाने में मदद करता है। वो हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खाना पचाने में। तो जब भी हम खाना खाएं, खाना चबा चबा के खाएं और जमीन पर बैठ के खाएं। और इम्पोर्टेंट बात, खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना पॉइजन यानी कि जहर के समान होता है। ये हम देखते हैं कि बहुत लोगों की आदत होती है कि खाना खाया और साथ में पानी पी रहे हैं, खाना खाने के बाद पानी पी रहे हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, खाना कम खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, जो कि बहुत गलत है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। इसका कारण ये है कि जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और हमारी नाभि से ऊपर स्टमक के नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम जठर अग्नि बोलते हैं। वो जठर अग्नि हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है, खाने को पचाने में मदद करती है। लेकिन जैसे ही मुंह में हमने पहले वाला मुंह में डाला तो वो जागृत हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। सब कुछ ऑटोमेटिक है, किसी के लिए कोई बटन नहीं दबाना, सब कुछ भगवान का दिया ऑटोमेटिक है। सब अपने आप हमारे बॉडी के यंत्र है ऑटोमेटिक काम करना शुरू करते हैं जैसी जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे पहला वाला मुंह में डाला ऑटोमेटिक वो जागृत हो जाएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन क्या हुआ, वो तो अपना काम कर रहा है, ऊपर से हम पानी पी रहे हैं। तो जैसे हमने पानी पिया तो वो उस अग्नि को शांत कर देगा। तो जब अग्नि को शांत कर देगा तो डेफिनेटली जब शांत हो जाएगी अग्नि तो खाना पचेगा नहीं। तो पचेगा नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो वो शरीर में पड़ा पड़ा सड़ना शुरू हो जाएगा, और जब सड़ेगा तो अलग अलग किस्म के टॉक्सिन बनाना शुरू करेगा। शुरुआत गैस वगैरह से होगी, कॉन्स्टिपेशन से होगी, जो आगे जाके बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो इस चीज से बचे। भोजन के तुरंत बाद आप अगर पीना चाहें तो गर्म पानी पी सकते हैं, सादा पानी या फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना। खाना खाने के आप 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट नियम है कि पानी को जब भी आप पिए घूंट घूंट करके पिए, सिप सिप करके पिए। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये गिलास है, मैं पानी पी रहा हूँ, इस तरह से पानी पिए। तकरीबन 1 गिलास को खत्म करने में कम से कम 1 मिनट लगना चाहिए, इस तरीके से। जैसे कभी आप चिड़िया को देखते हैं कैसे पानी पीती है, कबूतर को देखते हैं कैसे पानी पीता है, कुत्ते को देखते हैं कैसे पानी पीता है,
कोई भी एकदम से पानी नहीं पी लेता, प्रकृति ने उनको ऐसा जरिया नहीं दिया वो ऐसे पानी पी सके, सिप सिप करके पानी पीते हैं। इसके क्या फायदे होते हैं? जब घूट घूट करके पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में जो लार है, जो स्लाइवा है, वो एल्कलाइन है, और हमारी जो पेट है उसमें हमेशा एसिड बनता रहता है। हमारी बॉडी के अंदर 80% एल्कलाइन है और 20% एसिड है। तो जब धीरे धीरे पानी पीते हैं तो एल्कलाइन वाली जो लार है वो मिलके पानी के साथ पेट में जाती है और पेट के एसिड को शांत करती रहती है। तो इस एक तो फायदा ये हुआ कि एल्कलाइन जा रहा है। दूसरा क्या है, जब तेजी से पानी पीते हैं, एकदम से गटगट करके पानी पीते हैं, तो वो हमारे लीवर और किडनी पे इफेक्ट डालता है। तो कभी भी स्पीड से पानी नहीं पीना, चाहे जितनी मर्जी प्यास लग रही है। और इसका क्या कारण है घुट घुट करके पानी पीने का, कि प्यास हमारे पेट को नहीं लगती, प्यास हमारे गले को लगती है। तो प्यास गले को लग रही है, भर हम अपना पेट रहे हैं, जो कि गलत है। तो होता क्या है, कई बार हम गर्मी से बाहर से आते हैं और फटाफट मम्मी को बोलते हैं या हम किसी को बोलते हैं घर में कि या खुद फ्रिज में से पानी निकालते हैं और फटाफट 1 गिलास 2 गिलास पी लेते हैं, और फिर भी कहते हैं प्यास ही नहीं बुझ रही, क्या हो गया? अब प्यास तो गले को लग रही है। यहाँ पे लाखों ग्रंथियां इनको जो प्यासी हैं, और प्यास हम पेट की बुझा रहे हैं, जो पेट को तो प्यास ही नहीं लगी। तो अगर आप आराम से पानी पिएंगे तो आपका यकीनन 1 गिलास से ही प्यास मिट जाएगी। और ठंडा पानी बिल्कुल ना पीजिए। उसका कारण है कि हमारे बॉडी को नॉर्मली बॉडी के अंदर पेट को नॉर्मली गर्म चीजें सूट करती हैं। जब हम टेम्परेचर देखते हैं तो 98 डिग्री पे देखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का लगभग एवरेज टेम्परेचर 23 से 25 डिग्री रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो पेट का लगभग वही टेम्परेचर रहता है। तो नॉर्मली हमारे पेट को गर्म चीजें सूट करती हैं, ठंडी चीजें कम सूट करती हैं, सूट ही नहीं करती। तो आप ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। थोड़ा मुश्किल जरूर है आज के टाइम में इस चीज को फॉलो करना, लेकिन ना करें तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा 2-3 चीजें हो रही हैं, जैसे कि खाना खाने से पहले स्नान ना करें, स्नान से पूर्व भोजन ना करें, नहाने से पहले भोजन ना करें बिल्कुल। नहाने के बाद भोजन कर सकते हैं, नहाने से पहले भोजन, मतलब भोजन करते ना नहाए एकदम से ही। और लैट्रिन जाने के बाद तुरंत भोजन ना करें और पानी ना पिए, वो हमारी इंटेस्टाइन्स को कमजोर कर देगा। कभी भी पेशाब का प्रेशर पड़ रहा हो या लैट्रिन का प्रेशर पड़ रहा हो, ऐसे प्रेशर के अंदर कभी भी खाना ना खाएं, बहुत नुकसान करेगा बॉडी को। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर करी। आई थिंक टाइम अब पूरा हो गया, तो मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये अगर हम इसे अपनी जिंदगी में अपना ले तो वाकई में हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऐसा उपचार है जो हमारे हाथों में ही है, हमारी बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और फिर हमारा स्वस्थ का जो रास्ता है वो रुकेगा नहीं, निरंतर बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अब सर कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जिनके अंदर जिज्ञासाएं हैं प्राकृतिक चिकित्सा को लेके, तो हम उनके प्रश्न लें सर। हाँ जी बिल्कुल लीजिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 12वीं कक्षा की भव्या, पूछिए बेटा अपना प्रश्न। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारत में हमेशा ही नेचुरोपैथी का ज़्यादा बोलबाला रहा है, लेकिन विश्वास ज़्यादा एलोपैथी पे क्यों? बेटा उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हम 900 साल गुलाम रहे, पहले मुगलों के और बाद में अंग्रेजों के, तो पिछले 900 साल के अंदर इस नेचुरोपैथी को दबा दिया गया। हमारी जितनी भी चिकित्साएं थी, आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी, इनको दबा दिया गया, इनको प्रमोशन नहीं मिली। और अंग्रेजों के टाइम में एलोपैथी को लॉन्च किया गया। एलोपैथी जो चिकित्सा है तकरीबन 150 से 200 साल पुरानी चिकित्सा है। जिस टाइम कोई चिकित्सा को अंग्रेज इस देश में लेके आए, उस टाइम छोटी छोटी बीमारियां होती थी, उनको सॉल्व करने के लिए वो एक एलोपैथी को लेके आए, और उस टाइम हमारी बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ चलन ऐसा चला कि एलोपैथी से लोगों को जल्दी आराम मिलने लग गया, और जब जल्दी आराम मिलने लग गया तो कुछ ट्रेंड इन्होंने ऐसा चला दिया कि एलोपैथी को फॉरवर्ड में ले आए
और बाकी चिकित्साओं को पीछे छोड़ दिया गया। इस वजह से एलोपैथी में पिछले 150 साल से ये चीज चलती चली आई और नेचुरोपैथी को बढ़ावा नहीं मिला। ये तो अभी कुछ सालों से अगर हम बात करें पिछले 20-25 साल से थोड़ा सा बढ़ावा ज्यादा मिलना शुरू हुआ है, तो लोग इसमें जागरूक हुए हैं। अदरवाइज 25 ईयर्स बैक की अगर बात करें तो इसके ऊपर ये बिल्कुल दबा हुआ था ठंडे बस्ते के अंदर, इसको कोई नहीं पूछता था, बहुत कम लोग जानते थे, तो एलोपैथी को ही बढ़ावा मिलता चला गया। और कुछ उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज भी थी और आजकल तो पूरा कमर्शियल बन गया एलोपैथी, इसी वजह से उसको बढ़ावा दिया जाता है। और आप देख रहे हैं कि जैसे नई नई बीमारियां हर साल आ जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, बहुत अरबों खरबों रुपए का व्यापार बन गया है, जिसमें कि ये कंपनियां नई नई बीमारियां पैदा करती हैं और फिर उसकी दवाइयां लेके आती हैं कुछ टाइम के बाद। तो लेकिन क्योंकि अब पिछले 20 साल से जो ये प्रथा चल गई है, लोग इसको जागरूक हो रहे हैं, अब लोग पूरी दुनिया इसको समझने लग गई है कि वाकई में नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में दम है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है। जिस प्रकार से आज मोस्टली लोग बच्चे 12th के बाद MBBS करने के पीछे भागते हैं, मैं मानता हूँ कि आने वाले 10 साल बाद शायद MBBS को छोड़ के बच्चे नेचुरोपैथी आयुर्वेद के लिए ज्यादा आगे भागेंगे और बहुत अच्छा स्कोप है इसके आने वाले टाइम में। बिल्कुल सर, बहुत सही थैंक सर। यू सर। आने वाला दौर प्राकृतिक चिकित्सा का ही रहेगा। अनुष्का 11वीं कक्षा की छात्रा है। अनुष्का, प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न है कि ऑर्गेनिक भोजन हमारी पहली पसंद है, परंतु उपचार के लिए एलोपैथी क्यों, होम्योपैथी क्यों नहीं? उपचार के लिए होम्योपैथी एलोपैथी क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। उपचार के लिए होम्योपैथी आप यूज कर सकते हैं, होम्योपैथिक बिल्कुल ठीक है। होम्योपैथिक भी ऐसी थेरेपी है, ऐसी पैथी है जो जड़ से बीमारी को खत्म करती है। लेकिन एलोपैथी इसलिए नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी को जुकाम हो गया या किसी को हल्का सा बुखार हो गया या कोई भी छोटी मोटी तकलीफ हो गई जो एक नॉर्मल बीमारी है। अब मैं बताता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है। प्रकृति क्या करती है, जितनी भी ये छोटी बीमारियां हैं इनको हम अपने फ्रेंड्स मानते हैं, ये हमारे दोस्त हैं। जैसे कि खांसी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है तो जुकाम में नाक से नचला बाहर बहता है, खांसी आती है तो कफ बाहर निकलता है, बुखार होता है तो पसीना आता है। तो हम इनको प्राकृतिक चिकित्सा में अपने दोस्त मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि प्रकृति हमें इशारा कर रही है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन जमा हो रहे हैं और प्रकृति उसको ऑटोमेटिक बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम उससे घबरा जाते हैं। जब हम घबरा जाते हैं तो डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, वो उसकी दवाई दे देते हैं। तो वो जो टॉक्सिन आपकी बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं वो बाहर निकलने चाहिए थे, लेकिन वो दवाई की वजह से दब जाते हैं। तो दब जाते तो दबे रहते हैं, तो वो रेगुलर प्रोसेस हो जाता है। मान लीजिए कि जो खांसी जुकाम हुआ, उसने दवाई खाई, वो दब, जो उसके टॉक्सिन थे वो प्रकृति बाहर निकालना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रहा। क्यों? हमने दवाई खा ली, वो दब गया। फिर 3-4 महीने बाद दोबारा से उसको खांसी जुकाम हो गया, फिर वो दवाई खा ली, तो वो शरीर में जमते चले जाते हैं। तो इसलिए हम एलोपैथी दवाई को मना करते हैं जब तक कोई सीरियस कंडीशन ना आ जाए तो। और अगर हम नेचुरोपैथी को रेगुलर फॉलो करेंगे, प्रकृति को नेचुरल तरीके से फॉलो करेंगे, तो बड़ी बीमारी आने का तो चांस ही नहीं है कि बड़ी बीमारी आएगी। हाँ, होम्योपैथी बहुत अच्छी थेरेपी है। कोई तकलीफ है तो हम होम्योपैथी का दवाई का सेवन कर सकते हैं, वो भी बीमारी को जड़ से खत्म करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं डालती। थैंक यू सर। भव्या सिंगल 8वीं की छात्रा है, पूछिए प्रश्न। गुड इवनिंग सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बेटा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व, सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि हम देखिए, अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप अपना हाथ ऊपर उठाइए, राइट हैंड ऊपर उठाइए एक बार। सब बच्चे अपना राइट हैंड ऊपर उठाइए और लेफ्ट हैंड से अंगूठा पकड़िए। हमारी प्रकृति और हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है। मैं आपको 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी बताता हूँ। ये है फायर, अग्नि बोलते हैं। ये है वायु, एयर एलिमेंट। ये है आकाश तत्व। ये है पृथ्वी तत्व यानी कि मिट्टी। और ये है वाटर, जल तत्व। हमारी प्रकृति इन 5 तत्वों से बनी है और हमारी बॉडी भी इन 5 तत्वों से बनी है, हम बोलते हैं। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व यह है कि जब हम योग से जुड़ते हैं तो हम प्रकृति से जुड़ते हैं, और प्रकृति से जुड़ते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ते हैं। उसका महत्व सबसे पहले तो हमारी बॉडी के लिए है। हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हैं। हम योग एक ऐसी चिकित्सा है, एक ऐसा एक्सरसाइज कह लीजिए उसको, कि
जो हमारी बॉडी को, माइंड को और इंटरनल ऑर्गन्स को इम्प्रूव करती है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा जिम नहीं बना, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो आपकी किडनी की एक्सरसाइज करे, जो आपके लीवर की एक्सरसाइज कराए, जो आपके माइंड के अंदर से एक्सरसाइज कराए। तो सिर्फ योग एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम बॉडी के ऊपर से लेकर पांव के अंगूठे तक हर अंग का बाहर से और अंदर से हम ठीक कर सकते हैं, प्रकृति से जुड़ी जाते हैं। और दूसरा प्रश्न बेटा आपका क्या था, प्राकृतिक चिकित्सा वाला? दूसरा प्रश्न क्या था कि एक तो योग पूछा आपने, दूसरा यस, प्राकृतिक चिकित्सा। हाँ, तो प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ने का तात्पर्य यह है कि हम प्रकृति से जुड़ते हैं। अब देखिए, अभी 2 महीने से हम लॉकडाउन में बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, क्यों ये कोरोना हमको असर डाल रहा है? कि पूरी दुनिया प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो गई। इतना पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, हर चीज हम प्रकृति के विरुद्ध करते जा रहे हैं, ठीक है। और ओजोन लेयर में छेद हो गया, हम देख ही रहे हैं कैसे क्लाइमेट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, गर्मी, हमारी अर्थ की गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं। अब 2 महीने के लॉकडाउन में हमने क्या देखा कि गंगा जी अपने आप साफ हो गई, यमुना जी अपने आप साफ हो गई, कितनी फ्रेश एयर मिल गई, और हमारे घर के आंगन में तितलियां आने लग गई, और छोटी छोटी जो पीली वाली मक्खियां होती है, जो ब्रेंड बोलते हैं, वो आने लग गई, चिड़िया दिखने लग गई हमको। तो ये प्रकृति है। तो जब इसका मतलब क्या, प्रकृति में क्या सीखा, क्या हमें इशारा कर रही है कि अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ के चलेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारा एनवायरनमेंट भी स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत जरूरी है, हमें इसके साथ ही चलना चाहिए लाइफ में। चाहे हम कोई भी प्रोफेशन चूज करें, लेकिन प्रकृति से जुड़ के चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आपने इतनी बढ़िया टिप्स दी है कि क्योंकि ये प्रकृति है, जब संतुलन, जब विनाशकारी स्थिति में हम इसे पहुंचा देते हैं तो ये खुद अपने आप को संतुलित करने के लिए कोरोना जैसे वायरस को हमारे पीछे छोड़ देती है। धन्यवाद सर। अब अगला प्रश्न लेंगे प्रिंसी कुमारी का, 9वीं कक्षा की छात्रा है। प्रिंसी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि प्राकृतिक चिकित्सा में जल का क्या महत्व है? प्राकृतिक चिकित्सा में जल का महत्व बेटा आप थेरेपी से पूछ रहे हो, किस तरीके से पूछ रहे हो? थोड़ा इलेबोरेट करें क्वेश्चन को एक बार। जल का महत्व किस थेरेपी से पूछ रहे हो, थेरेपी करने के लिए पूछ रहे हो? सर, प्राकृतिक चिकित्सा में जल का महत्व, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा में जल का महत्व यह है कि हमारी बॉडी के अंदर, इवन हमारी अर्थ के ऊपर परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, मोर देन 70 to 80%, आई थिंक 90% के आसपास है, 70 से 90% है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी जो लिक्विड पार्टिकल्स है मोर देन 70% है। अब जल का महत्व क्या है, जब ये जल से हम थेरेपी क्यों करते हैं, आप यही पूछना चाह रहे हैं कि हम पानी से थेरेपी क्यों करते हैं? यस सर। देखिए, आपको मैंने पहले थेरेपी बताई थी मिट्टी से और दूसरी थेरेपी बताई थी पानी से। और मैं आपको एक बहुत आसान सा एग्जांपल बता देता हूँ। हम मान लीजिए मेरे हाथ में चांदी की अंगूठी है, अगर ये अंगूठी टूट जाएगी तो मैं इसको जो टांका लगाऊंगा, जोड़ूंगा, किससे जोड़ूंगा? चांदी से। अगर सोने की अंगूठी टूटेगी तो सोने का टांका लगाऊंगा, अगर लोहे की कोई अंगूठी हो तो लोहे से टांका लगाऊंगा। और मैंने आपको क्या सिखाया, ये शरीर 5 तत्वों से बना है। तो अगर ये शरीर कहीं से टूटता है या कहीं से बीमारी आती है तो वही तत्व का उसमें जोड़ लगेगा, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो पानी है, चाहे वो हवा है, चाहे आकाश है। समझ लो बेटा। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको समझ लीजिए कि शरीर में जब शरीर 5 तत्वों से बना है, वो मैं मिट्टी से भी ठीक करूंगा, मैं पानी से भी ठीक करूंगा, मैं आकाश से भी ठीक करूंगा, मैं वायु से भी ठीक करूंगा, मैं अग्नि सबसे ठीक करूंगा। तो इसको समझ के चलिए आप। तो ये वही जल, वही महत्व जो मिट्टी का है, वही महत्व जल का है कि 5 तत्व का महत्व है इस बॉडी के अंदर, कोई कम या ज्यादा नहीं है। तो एक पार्ट है जो जल से भी चिकित्सा करते हैं साथ में। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुनैद चौधरी करुणीमल कॉलेज से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी प्रश्न पूछिए जुनैद जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो कहीं ना कहीं ऐसी पद्धतियों पर आधारित है जो आज के मॉडर्न समाज में पुरानी मानी जाती है।
तो क्या ये वह जो पद्धति है जो पुरानी परंपराओं पर आधारित है मॉडर्न समाज के हेतु, तो ये मॉडर्न समाज की जो सोच है जिसे आज हम मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत लेते हैं, तो क्या ये सोच इस विचार को पनपने देगी कि ये प्राकृतिक चिकित्सा आने वाले समय में बेहतर विकल्प हो सकती है? देखिए, आपके सवाल से पहले एक सवाल मेरा भी निकल के आ गया, हालांकि आंसर उसका मैं ही दे दूंगा कि मॉडर्न समाज की आप बात कर रहे हैं। तो पहले सवाल तो ये कि हम मॉडर्न बोलते किसको हैं? क्या हाई एजुकेशन को मॉडर्न बोलते हैं या लंबी गाड़ी होना मॉडर्न बोलते हैं? मॉडर्न किसको बोलते हैं? आजकल तो सर यही है मॉडर्न, यही मॉडर्न है। ठीक है, तो चलिए, मॉडर्न साइंस हो गई, मॉडर्न समाज हो गया, सब कुछ मॉडर्न हो गया। अब इसमें एक चीज निकल के आती है कि जब हम मॉडर्न नहीं थे 500 साल पहले, अगर मैं महाराणा प्रताप के टाइम की बात करूं 500 साल बैक, तो जब लड़ाइयां हुआ करती थी, लोगों के हाथ पांव कट जाते थे या कुछ भी तकलीफ हो, तीर लग गया, हम देखते हैं तीर लग गया, हाथ कट गया, तो क्या वो ठीक नहीं होते थे? हमारे आज भी मॉडर्न की मैं बात करता हूँ, आचार्य सुश्रुत जिनको मास्टर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, आचार्य चरक जिनको मास्टर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के अंदर मेडिकल कॉलेज के बाहर आचार्य सुश्रुत की मूर्ति लगी हुई है आज भी। तो ये है मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जो मॉडर्न साइंस है वो आज भी आचार्य सुश्रुत को मानती है, जो कि 3000 साल पुरानी साइंस है। और आचार्य सुश्रुत जब मास्टर ऑफ सर्जरी क्यों आ जाता है, वो फेस चेहरा बदल देते थे। पहले के टाइम में चेहरे का मतलब जैसे आजकल कहते हैं कि वो मॉडर्नाइजेशन में उसको आपका फेस किसी को का लगा दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, वो आज से 3000 साल पहले कर दिया करते थे। और उनके जो यंत्र हैं 108 से ज्यादा यंत्र यूज करते थे। आज भी कई ऐसे यंत्र हैं जो हमारी मॉडर्न साइंस यूज ही नहीं कर पा रही। और मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, क्या आज से 500 साल पहले हैजा जैसी बीमारियां नहीं होती थी? क्या लोग मरते नहीं थे? गांव का गांव तबाह हो जाते थे? होते थे, लेकिन इतने ज्यादा तादाद में लोग नहीं मरते थे, वो कंट्रोल हो जाता था। लेकिन आज का मॉडर्न समाज, मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न साइंस क्या ये कर पा रही है? मतलब साइंस काहे की मॉडर्न साइंस है, अगर वो बीमारी पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, हर साल नई बीमारी आ जाती है, कभी H1N1, कभी स्वाइन फ्लू, कभी ये कभी वो, तो मॉडर्न काहे के रहे? मॉडर्न तो उसे बोलते हैं कि बीमारी आए ना। 2020 के बाद मॉडर्न साइंस ये गारंटी ले ले कि 2020 के बाद कभी भी वर्ल्ड में कोई बीमारी नहीं आएगी, तो मैं उसको मॉडर्न मानूंगा। अगर वो ये ऐसा दावा कर ही नहीं सकते तो मॉडर्न कहाँ के हुए? पहली बात, अब वो बीमारी को कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो कोई मॉडर्न नहीं है, मैं नहीं मानता उसको मॉडर्न। और कोई हाईली एजुकेशन हो जाना मॉडर्न नहीं होता। अगर हाईली एजुकेशन करके कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, तो वो उस बीमारी को रोक के दिखाए। कोई दावा करे कि बीमारी इस दुनिया में बीमारी ही नहीं आएगी, मैं तो इस बात को मानता हूँ। और इस मॉडर्न टाइम में आज तो पूरी दुनिया मान गई है, अमेरिका तक भी नमस्ते भी आ गया। तो हम इस चीज से बिल्कुल भी ना घबराएं कि हमारी थेरेपी पुरानी थेरेपी है, दक्कनसी थेरेपी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी थेरेपी को ये जर्मनी वाले चुरा के ले गए थे। कौन सा देश है जो यहाँ से चुरा के नहीं लेके गया? आप ये बताइए कि क्या हिंदुस्तान में कभी किसी देश पे हमला किया आज तक? आज ये पिछले कई हजार साल की हिस्ट्री है। जो कुछ आया यहीं आया और यहीं से लूट के ले गया। यहीं की साइंस, यहीं की पद्धति, यहीं की एजुकेशन, यहीं का सोना, सब कुछ यहीं से लूट के लेके गया। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन सबको दबा दिया गया, मॉडर्न बना दिया गया इस समाज को, लेकिन मॉडर्न नहीं हुआ ये। तो नेचुरोपैथी, जब अमेरिका जैसा मॉडर्न देश, पूरी दुनिया इस चीज को मान गई है, वो हमसे मोदी जी नंबर 1 पे आ गए हैं और दवाइयां मांग रही हैं हमसे कि आप अपनी दवाई हमको दो। तो इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी कि यानी कि हमारी चीजों को माना जा रहा है। अब पूरी दुनिया इस बात पे सर्च कर रही है कि आयुर्वेदा क्या साइंस है। ये आज से 10,000 साल पहले वो पुष्पक विमान कैसे उठता था, उस पर रिसर्च चल रही है। भले वो अंदर खाते में चल रही है, वो ओपन नहीं कर रहे। ओपन करेंगे तो वो अपनी कमजोरी जाहिर करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर इस पर रिसर्च चल रही है कि ऋषि भारद्वाज ने वो प्लेन कैसे बनाया था, वो कैसे उड़ता था उस टाइम 10,000 साल पहले। तो हम बहुत उनसे एडवांस हैं, वो से हमें दिखा दिया गया कि हम बैकवर्ड हैं। नेचुरोपैथी को फॉलो नेचुरोपैथी को फॉलो किए बिना
ये दुनिया नहीं चल सकती। अब चलना पड़ेगा दुनिया को, इसके साथ दुनिया को नमस्ते करनी पड़ेगी, हम लोग को भूलना पड़ेगा। थैंक यू सर। भारत के संस्कार के साथ सबको अब आगे अब बढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सही कहा सर आपने। अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं आकांक्षा से। आकांक्षा 7वीं की छात्रा है। आकांक्षा, आकांक्षा आप सुन रही हैं मुझे? यस मैम। ओके बेटा, पूछिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि मिट्टी किस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा में अहम भूमिका निभाती है और इसके गुण क्या क्या है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा आपका। देखिए बेटे, सबसे पहले मिट्टी के बारे में जानते हैं, मिट्टी कैसे फायदा करती है। ये जो धरती है, हमारी धरती माता है, इस पे सब तरह की हरियाली होती है, पेड़ पौधे उगते हैं धरती में बेटा, ठीक है। अब यस सुनो बोलते उगते हैं, ठीक है। धरती पे, इस जमीन पे हम कितनी गंदगी फैलाते हैं, उसके बावजूद भी ये धरती हमको हरियाली देती है। एक छोटा सा बीज हम जमीन में गाड़ते हैं, वो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है और कई साल तक हमें आम के फल और कितने कैसे कैसे फल मिलते हैं। तो मिट्टी में वो ताकत है। सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर मौजूद हैं। सारे जो तत्व हैं मिट्टी से निकलते हैं। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, चाहे वो सोना है, चाहे वो चांदी है, चाहे वो हीरा है, चाहे वो मैग्नीशियम है, चाहे वो तांबा है, व्हाटएवर, कोई भी मेटल है सब मिट्टी से निकलता है। सब कुछ, सारे खनिज पदार्थ मिट्टी से निकलते हैं। तो मिट्टी में इतनी ताकत है कि वो इतना कुछ पैदा कर रही है। तो वही ताकत इस मिट्टी में, जब उस मिट्टी को हम प्राकृतिक चिकित्सा में यूज करते हैं तो वो अपनी ताकत की वजह से बॉडी से सारे टॉक्सिन्स खींच लेती है। वो जब उसको हम पेट में लगाते हैं या जहां भी कोई प्रॉब्लम है वहां लगाते हैं तो मिट्टी वो साइड उस को चुंबकीय शक्ति से अपनी खींच लेती है ऊपर, अंदर अपने अंदर समा लेती है। तो वहां से वो उस दर्द को, उस बीमारी को धीरे धीरे खत्म करती है। तो मिट्टी की ताकत तो अनलिमिटेड है बेटा, सब कुछ मिट्टी से निकलता है। एक छोटे से बीज को पेड़ बना देती है, वो फल देती है। तो और जैसे कि मैंने पहले जल वाली बात पे बताया कि जब टांका शरीर में कोई पार्ट खराब हो गया तो वो एक टांका लगाया तो मिट्टी से उसको हम ठीक करते हैं, ऐसे जल से ठीक करते हैं। ये चीज। थैंक यू सर। अगला प्रश्न भरत। भरत पूछिए अपना प्रश्न। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे पास प्राकृतिक औषधियाँ मौजूद हैं, आज प्राकृतिक दवाइयाँ हैं, प्राकृतिक इलाज हैं, तो हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इनका प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं और हम इन प्राकृतिक उपचारों का प्रयोग करने के लिए लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? बेटा, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, प्राकृतिक औषधियाँ कोई नहीं होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में एक सिंगल दवाई भी नहीं होती है। औषधियाँ सिर्फ आयुर्वेद में होती है या एलोपैथी में होती है या होम्योपैथी में होती है। प्राकृतिक औषधि कोई नहीं होती। सबसे पहले आप याद रखिए, कोई प्राकृतिक औषधि नहीं होती। प्राकृतिक सिर्फ इलाज होता है जो बिना औषधियों के होता है। अब इसके अंदर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे मेजर कारण ये है कि इस चिकित्सा को इतना प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर हर व्यक्ति को जल्दी आराम चाहिए, समय का अभाव बहुत ज्यादा है। यानी कि जैसे जिसको बुखार हो जाएगा उसको एक दिन में बुखार ठीक करना है, किसी को खांसी हो जाएगी तो 2 दिन में खांसी ठीक चाहिए, वो 5 दिन इंतजार नहीं कर सकता। तो हर आदमी को जल्दी है। हालांकि प्रकृति ने उस जल्दी वाले व्यक्ति को भी दिखा दिया, वो भी आज घर में बैठा है। यानी कि जिससे हम 2 महीने पहले बात क्या करते थे किसी से भी, अपने मिलने वालों से किसी से भी, तो वही बोलता था टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो प्रकृति ने क्या दिखा दिया, आज जिसके पास टाइम नहीं होता था आज वो घर में बैठा 2 महीने से, उसका टाइम ही टाइम है। जो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा था, जो अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहा था, जो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा था, वो आज सब कुछ कर रहा है। तो वो चीज प्राकृतिक चिकित्सा में यही कमी आती है कि लोगों में पेशेंस नहीं थी, पेशेंस नहीं होती, उनको जल्दी इलाज चाहिए होता है तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब इस बात को समझते हैं और वापस आते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। जो सब जगह वो धक्के खा लेते हैं और जब कोई उपाय नहीं बचता तो वो घूम फिर के वापस प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं तो बहुत देर हो जाती है। और ठीक होने में ऐसा नहीं वो ठीक नहीं होता, लेकिन टाइम जहाँ उसको अगर 15 दिन लगने से 1 महीना लग रहा था वहाँ उसको साल या 2 साल भी लग जाते हैं ठीक होने के लिए। तो इसमें लोगों का मुख्य कारण यही है ना आने का
कि इसको बढ़ावा ज्यादा नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि सब लोग से जागरूक हों। आप सब, हम इसी मिशन पे लगे हुए हैं कि हम सब लोग हमसे जुड़ें और जगह जगह लेक्चर्स कराएं, लोगों को जागरूक करें कि इससे जुड़ना क्यों जरूरी है। जब ये एक अभियान बड़े लेवल पे चलेगा तो ऑटोमेटिक लोग जुड़ेंगे, इसको समझेंगे और इसको फिर फॉलो भी करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। जतिन शर्मा 11वीं का छात्र है, पूछिए बेटा अपना प्रश्न। जतिन शर्मा, सुन रहे हैं बेटा आप मेरी बात, आवाज? जतिन, अमूल्य, समझते नहीं। वृद्धि, 7वीं की छात्रा वृद्धि। यस मैम। पूछिए बेटा। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि प्राकृतिक चिकित्सा से हम दवाइयों के खराब असर से कैसे बच सकते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा से हम दवाइयों के खराब असर से कैसे बच सकते हैं? बेटा बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमें दवाइयाँ खानी ही नहीं है जब तक कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। अगर हम दवाइयाँ खाना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम दवाइयों के असर से तो बच ही जाएंगे। और दूसरा है कि हम, जो मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स बताई है, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, ब्रीदिंग कैसे लेनी है और रोज 15 to 30 मिनट योग करना है। अगर आप ये सब करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे और खाने पीने की छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली दवाइयों से बच जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने इसको अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो आपको कभी भी, जैसे बड़े लोगों को जाके बीमारियां शुरू हो जाती हैं 25 की एज पे, आजकल 20 की एज पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। 20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है 20 साल के बच्चों की। तो अगर हम अभी से इस चीज से जुड़ जाएंगे तो ये बात पक्का है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रहोगे। जी, अगर बेटा किसी का प्रश्न छूट गया है तो पूछिए, क्योंकि कनेक्शन के कारण कई बच्चे जवाब नहीं दे पाए थे। मैम जी बोलिए बेटा। सर मेरा प्रश्न है कि कोरोना वायरस का हमारी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कोरोना वायरस का हमारी प्रकृति पे बेटा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, कोरोना वायरस होने की वजह से हम लॉकडाउन में बैठे हैं तो उसका फायदा हुआ है हमें। उल्टा फायदा ये हुआ है कि हमारा वातावरण स्वस्थ हो गया। कोरोना वायरस का इफेक्ट सिर्फ हम पे पड़ेगा, प्रकृति को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता कोरोना वायरस। आप बेफिक्र रहिए, उल्टा प्रकृति तो अच्छा हो रही है उसकी वजह से कि हम लॉकडाउन में बैठे हैं और लोग इस चीज को समझ गए हैं, लोग प्रकृति की वैल्यू को समझ गए हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो लॉकडाउन में जो हम घरों में बैठे हैं, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, वातावरण अच्छा हो गया है। तो ये प्लस पॉइंट है कोरोना के आने की वजह से कि प्रकृति अच्छी हो गई है। तो प्रकृति पे कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोरोना का इफेक्ट सिर्फ हम पे पड़ेगा, वो भी तब जब हम कहीं नेगेटिव होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम कहीं स्ट्रांग नहीं होगा। तो हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अच्छा भोजन करना है, पैकेट वाला भोजन नहीं करना है। पैकेट वाला भोजन समझ रहे हैं बच्चे सब? कोई भी हमें उल्टा सीधा नहीं खाना है, जैसे कि मैगी, मोमोज, पिज्जा, मैदा, इन सब चीज से बचना है। अगर हम इनसे बच के रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। कभी भी 1 महीने बाद, 15 दिन बाद जब भी स्कूल खुलेंगे, हमें अपने खाने पीने का सिस्टम तब भी स्ट्रांग रखना है, क्योंकि स्कूल कोरोना ये जाने वाला नहीं है, ये परमानेंट हमारे साथ रहेगा। और हम इससे तभी बच सकते हैं जब हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेंगे। और इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग रहेगा? रोज का आप नियम बनाएं, 50 मिनट आप योग करें, सिर्फ 15 मिनट, 5 मिनट प्राणायाम और 10 मिनट योगासन। कोई से भी आप समझ के, मम्मी पापा से सीख के या टीचर से सीख के 15 मिनट योग रोज करें आप। और अपने फूड के अंदर गलत चीजें हटा दें, कम से कम 1 साल के लिए। मैं सिर्फ 1 साल के आपसे वायदा चाहता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं बोलता मैं। 1 साल के लिए हटा दें, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, कोई भी मैदे वाली आइटम, ब्रेड और जो भी ये खाते हैं, मैं नाम नहीं याद आ रहा क्योंकि मैं कभी खाया नहीं है। ये जो छोटे छोटे होते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, इटालियन फूड होता है, पास्ता, यस सॉरी, थैंक यू, मेरी वाइफ ने बताया, पास्ता वगैरह,
इसको एक साल के लिए खाना बंद कर दो और नेचुरल चीजों को फॉलो करो, क्योंकि आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद स्कूल जाना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेरे को लगता नहीं वहां पे इतनी हो पाएगी। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो आप इस बीमारी से बच सकते हो। बस आपको ये 2 चीजें फॉलो करनी है तो आपको कोरोना नहीं आएगा। बाकी प्रकृति पे कोई ऐसा नहीं होगा कोरोना का, प्रकृति सेफ है। थैंक यू सर। जीवन शैली पे ध्यान देना होगा जी। अगर किसी भी बच्चे का कोई प्रश्न रह गया है तो प्लीज पूछिए बेटा। ओके, तो मैं बहुत अच्छा सर, आप लोगों ने हमें जानकारी दी और हमें भी जागरूक किया। मैं आमंत्रित करूंगी स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता जी से इस सत्र पे प्रकाश डालें। मैं कुछ कहूँ रेखा, इससे पहले मैं चाहूंगी हमारे योग गुरु हेमंत शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, तो उन्हें जरूर आज इस विषय में कुछ अपने विचार रखने चाहिए। जी जी, हेमंत सर। हेमंत सर। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ मैम सभी को। मैं चाह रही थी कि आप खुद से जुड़े, आप जुड़े नहीं तो आइए सर जी। मनीष जी आपको पहले तो नमस्कार। पहले तो मैं सर मनीष जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जिस योगा की आपने बात की, योग की आपने बात की, वो योग गुरु हमारे स्कूल के हेमंत सर हैं और हमारे बच्चों के बीच में एक तो जो जंक फूड अभियान है इन्होंने इतना बखूबी से चलाया कि घर में भी बच्चों ने उसकी रोक लगाई। तो इन तक ही जंक फूड नहीं रुका, इनके घरों में भी जंक फूड रुक गया और ये अभियान के तहत स्कूल में और घर में इसका पालन कर रहे हैं। हेमंत सर जी। हेमंत सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेलो, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने योग की बात की, प्राकृतिक चिकित्सा की बात की, और हमारे स्कूल में तो सभी बच्चे ही नहीं बल्कि अब पेरेंट्स भी योग का महत्व जानते हैं। अभी जब आप सेशन ले रहे थे बीच में बच्चों के कुछ सवाल मेरे पास भी आए, उसमें पहला सवाल ये था कि जैसे आजकल बच्चे टीवी मोबाइल में ज्यादा लगे हुए हैं क्योंकि सारे काम उनको मोबाइल पर टीवी पर ही करने पड़ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पहले आपसे कि आप ऐसा कोई टिप्स दें बच्चों को कि इन सब चीजों को करते हुए भी वो इन चीजों से बचे रहें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। संभव हो सकता है कि बच्चे मोबाइल भी यूज। अब बिल्कुल मैं समझ गया आपके सवाल को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर मोबाइल पे और कंप्यूटर पे बैठना पड़ रहा है और वो भी जरूरी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अब तो योग गुरु आप अच्छी तरह जानते ही हैं, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी आंखों के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो हम दिन में कम से कम 4 से 5 बार रेगुलर करें। जो हम आंखों की एक्सरसाइज करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के अंदर, आंखों को घुमाना, पलकों वाला, वो हम रेगुलर करें और आंखों को हम रेगुलर धोएं। जिस प्रकार हम 2-3 तरीके बताते हैं आंखें धोने के लिए कि मुंह में पानी भर लिया और ठंडे पानी से आंखों में छींटे मारने हैं, एक हम ये कर सकते हैं। इसको दिन में 2-3 दफा करें। और आई कप्स आते हैं, अगर कहीं से मिल जाए तो आई कप से पानी भर के आईज को उसमें वॉश करें दिन में 2 टाइम। इसके अलावा हम त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन में 1 टाइम, रात के टाइम, शाम के टाइम कैंडल जला के। ये कुछ एक्सरसाइजेज है आंखों की, अगर इसको रेगुलर करते रहेंगे, बाकी चीजों के अलावा जंक फूड हमने छोड़ दिया है, सात्विक भोजन में हम ध्यान दें और आंखों की कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, तो आई थिंक इन सब के करने से जो दुष्प्रभाव है मोबाइल का या कंप्यूटर का, उससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। जी सर, और मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगा कि बच्चे यदि सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार जैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। हाँ, मुझे लगता है कि यदि जो बच्चा टफ योग आसन नहीं कर सकता, वो सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार करके ही अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। बिल्कुल, वो जो मैंने 15 मिनट का टाइम बताया बच्चों को कि 10 मिनट का टाइम लगाए, 10 मिनट कोई सा भी आसन कर ले। वो ये जो आंखों का मैं बता रहा हूँ तो रेगुलर बाद में, जैसे मान लीजिए सुबह बच्चे ने कर लिया और 9 से 12 वो कंप्यूटर पे बैठा है, तो 12 बजे के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेके वो अपनी आंखों की सूक्ष्म व्यायाम कर ले। आंखों को घुमाना जो पलकों का होता है, जो हम एक्सरसाइज बताते हैं, इट हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स। फिर वो दोबारा क्लास ले सकता है। एक वो शाम को कर ले, एक रात को सोते हुए कर ले, डेट्स हो। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वो सब आसन तो ही है।
वो अकॉर्डिंगली जो आसन वो करना चाहे आंखों के लिए वो कर ही सकता है। वो तो उसका आसन है। प्राकृतिक चिकित्सक के तौर पर एक और चीज बच्चों को बताइए, एक और सवाल बीच में आया अभी। हाँ जी। सॉरी आपको दोबारा डिस्टर्ब किया। सर सवाल ये था बच्चों का कि हम सब बड़े लोग, चाहे योगा टीचर हों चाहे प्राकृतिक चिकित्सक हों, बच्चों को मना करते हैं जंक फूड ना खाइए। अभी आपने बोला मैगी मत खाइए, मैदे से बनी चीजें मत खाइए। तो बच्चों को एक बार प्लीज आप ये बता दीजिए कि मैदे में ऐसे क्या चीज होते हैं जो हम लोग इन्हें खाने से मना करते हैं। देखिए मैदे में क्या होता है, मैं आपको अपने बचपन की थोड़ी बात बताता हूँ। 25 साल पहले मैं पोस्ट ऑफिस जाया करता था, डाक खाने में ना वो पहले गोंद ये फेविकोल वगैरह बहुत कम मिलती, वो नहीं हुआ करती थी। वहां पे एक लई होती थी, लई बोलते थे हम उसको, लई। वो लई क्या होती थी, वो आटे से बनी होती थी। तो यानी कि वो चिट्ठी जब कहीं भेजनी होती थी तो उसको वो आप एक अलग से डब्बे में लई रखी थी जो आटे और मैदे से बनी होती थी, उसको निकाल के हाथ से चिपकाते थे और चिट्ठी को चिपका देते थे, तो बंद हो जाती थी। वो फेविकोल से ज्यादा पक्की हो जाती थी, ऐसी ही चिपक जाती थी, वो कभी खुलती नहीं थी। तो ये जो मैदा है या जो आटे, बारीक आटा जिसे बोलते हैं, ये इस चीज के रूप में काम करता है। तो अगर हम बारीक आटा या मैदा जिसे बोल रहे हैं, इसको बारीक आटा भी कह सकते हैं, इसको जब हम खाते हैं किसी भी रूप में, ये हमारे पेट में जाता है। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बताया था अपने प्रेजेंटेशन के अंदर भी, कहीं ना कहीं ये आंतों में चिपकने लग जाता है। और जब आंतों में चिपकने लग जाता है तो देखो, जब वो चिट्ठी चिपक जाती है, पहले उसका काम क्या होता था, तो वो जब आंतों में चिपकता है, ये हमारी पाइप है, अब इसकी पाइप की बाउंड्री से चिपकना शुरू हो गया। तो वही सब हुआ जैसे कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था, भोजन तो बीच में से निकल रहा है, लेकिन जो एब्जॉर्ब होना चाहिए पाइप को, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तो बॉडी को जो माइक्रो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रहे। क्यों? कि वो हाथों में चिपका पड़ा है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। उसको कई साल लग जाते हैं, 20 साल 30 साल तक भी लग जाते हैं, वो चिपका रहता है। तो ये मैदा इतना खतरनाक है। तो मैदा हम इसे मना करते हैं। इवन हम आटा भी बोलते हैं मोटे आटे की रोटी खाएं, चोकर वाली रोटी खाएं, वो ज्यादा फायदेमंद होती है। कि जितना आप एल्कलाइन डाइट रहेंगे, जितना आपकी बॉडी में एल्कलाइन जाएगा, जितना कच्चा जाएगा, तो जो भी आपके बॉडी में कहीं भी टॉक्सिक जमा है वो उसके द्वारा बाहर निकलेंगे, क्योंकि बॉडी के बाकी पार्ट्स को रेस्ट मिल रहा है, चाहे वो लीवर है चाहे किडनी है। तो इसलिए मैदा को हम बिल्कुल मना करते हैं कि मैदा बिल्कुल ना खाया जाए। अब इसमें कई एक सवाल मैं ही खड़ा कर देता हूँ। कई लोग ये पूछते हैं कि भाई इटली में, अमेरिका में तो खाते हैं, ठीक है। तो ये आयुर्वेद का नियम है, तासीर बनी हुई है। हमारी तासीर ऐसी नहीं है। हमारा जो यहाँ का कल्चर है, जो एशियन कंट्री है, इंडिया एक गर्म प्रदेश है, यहाँ की तासीर ऐसी नहीं है, यहाँ की आबोहवा ऐसी नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारा शरीर बना हुआ है। तो माइकल जैक्सन वहीं पैदा हुआ था, हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे हर चीज स्लो चलती है, क्योंकि यहाँ पे, अब मैं थोड़ा लीक से अलग करके आपको चीज बता रहा हूँ, हमारे यहाँ वात की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, तो वात के दोष ज्यादा होते हैं। तो हमारे यहाँ पे हर चीज स्लो प्रोसेस में चीज करी जाती है और क्षेत्र के हिसाब से चीज खानी चाहिए। तो हमारे आयुर्वेद के अनुसार, नेचुरोपैथी के अनुसार क्षेत्रीय चीज खानी चाहिए। तो मैदा हमारे क्षेत्र का नहीं है, इसलिए मैदे को मना करते हैं, मैदा नहीं खाना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा मन है तो बहुत कम कर दो उसको, आप धीरे धीरे कम कर दो, क्योंकि अगर हटा लोगे उसके लिए और बहुत चीजें हैं, बहुत अच्छी ऑप्शंस है। हम अंकल चिप्स लाके खाते हैं, आप कच्चा केला लाइए और उसको शुद्ध तेल में तलिए, बिल्कुल उससे बढ़िया चिप्स घर में बन जाते हैं, बहुत सस्ता। हम घर में बनाते हैं, 10 रुपए के 2 केले आते हैं और 4 लोग आराम से चिप्स खा लेते हैं, कच्चे केले, इतने बढ़िया चिप्स बनते हैं। तो क्या जरूरत है वो अंकल चिप्स खाने की, या कोई भी ऐसा नमकीन, नाम नहीं याद आ रहा, मतलब वो सब खाने की जिसमें कि केमिकल मिले हुए हैं। तो कई ऑप्शन है, उसके ऑप्शन बन जाते हैं। साउथ इंडियन फूड में इतना बढ़िया ऑप्शन है, इडली और कुछ भी बना, जो चावल की चीजें इतनी डिशेज है, जो मर्जी बना के खाइए। तो मैदे को छोड़िए, बच्चों बहुत अच्छी चीजें आप खाएंगे, स्वाद अपना बनता चला जाएगा। हाँ जी हेमंत जी शायद और कुछ कहना चाहते हैं। और हेलो, आई थिंक उनका कनेक्शन जो है बैंडविड्थ लो लग रही है मुझे। हाँ, कुछ कनेक्शन की दिक्कत, आवाज भी कम आ रही थी। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनीष गोयल को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने आज के समय में जो इतनी अधिक जरूरत थी कि हम समझें कि हमारे अपनी शारीरिक संरचना कैसी है और उसके अनुसार हमें किस प्रकार के खान पान की आवश्यकता है, क्या ध्यान देने की आवश्यकता है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए।
तो आपने बहुत डिटेल में, बहुत इलेबोरेट करके आज ये बच्चों को समझाया। और मैं बच्चों से 2 बातें कहना चाहूंगी। बेटा, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन इस बात को लेकर के थे कि कोरोना का क्या असर पड़ रहा है हमारी प्रकृति पर, हमारे स्वास्थ्य पर और आजकल के वातावरण के ऊपर। आपको मैं कुछ तो डॉक्टर मनीष ने आपको बताया ही कि एक पॉजिटिव बात ये हुई कि प्रकृति को सांस लेने की जगह मिल गई, प्रकृति को स्वयं अपने लिए जो है वो स्थान मिला। हमने नेचर को ऑक्यूपाई कर लिया था हर जगह, हमने नेचर का गला घोंट दिया था, है ना। इतना ज्यादा पॉल्यूशन, इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम्स, उससे जो है वो जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी, तो सारा जो है वो प्रकृति जो है वो फिर से सांस ले रही है। और जब वायु शुद्ध होगी, वातावरण शुद्ध होगा, तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरी बात ये है कि आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी, मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जो कुछ मॉनिटेरियम्स के साथ में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स के साथ में है। तो मैंने ऐसे ही उनसे ये पूछा कि आजकल जो आपके पास तो ज्यादा केसेस जो है वो डेथ रेट बढ़ गया होगा कि इस तरह के बहुत अधिक केसेस आ रहे होंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जानकर हैरान होंगे कि आज की डेट में जो डेथ्स है वो कम हो रही हैं। यदि हमारे पास पहले 100 बॉडीज आती थी शमशान घाट में, तो इस समय वो 25 आ रही हैं, यानी 25% रह गया है डेथ रेट, 75% रिड्यूस हो गया है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है। वो लाइफस्टाइल जो है वो प्योर हो गया है। हम घर का बना खाना खा रहे हैं, हम शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं, हम अपना ध्यान रख रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, भले ही डर से कर रहे हैं, है ना। तो हमारे यहाँ तो रामायण में कहा भी गया ना, भय बिन होए ना प्रीति। तो वो जो है वो भय के कारण ही हम सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो सबका जो असर है हमारे ऊपर वो बड़ा पॉजिटिव हो रहा है। तो ये कहीं हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है कि हम सबको अपने आप को जानने का मौका मिल रहा है। भारत शब्द जो है ना, जिस देश के आप वासी हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें उस संदर्भ में भी हुई हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे जो देश का नाम है वो भी अपने आप में बहुत अनोखा है। भारत शब्द कहते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है, और वो 2 शब्द हैं भोर और रात। तो हमने जो है वो इस बात को, इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया है कि जीवन में डे और नाइट जैसे आते हैं वैसे ही सुख और दुख आते हैं। तो हमें हर समय इस बात के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए कि आज हम एक अवस्था में और कल दूसरी अवस्था में जाएंगे, लेकिन जब एक से दूसरी अवस्था में जाएंगे तो हमारा कैसा माइंडसेट हो, कैसा हमारा आचरण हो, कैसा हमारा व्यवहार हो, कि हम उस नई परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल पाए। तो आप सब लोगों ने ये इन दिनों में सीखा है, बहुत तेजी से सबने अपने आप को बदला है ना, अपने सीखने सिखाने के तरीके बदल लिए हैं, लोगों से बातचीत करने के, मिलने जुलने के तरीके बदल गए हैं, और सब एक दूसरे से जुड़ करके नई नई बातें भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि आप 3 बातों का जरूर ध्यान रखिए। नंबर 1, हमारे अपने देश की एक जो ओरिजिनल भाषा है संस्कृत। संस्कृत साहित्य में इतना कुछ छुपा हुआ है, इतना ज्ञान भरा हुआ है, जैसे मनीष जी ने बताया आपको कि हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स हमारी उस समय की ऐसी हैं जिसको लोग आज भी ढूंढ ढूंढ करके उसके ऊपर खोज कर रहे हैं, और वो वैज्ञानिक कहला रहे हैं। सिर्फ गलती हमसे कहाँ हो जाती है कि हम अपना साहित्य खुद नहीं पढ़ते हैं, दूसरे लोग पढ़ते हैं। आइंस्टाइन के बारे में अगर आप पढ़ें तो आइंस्टाइन की वाइफ ने ये स्टेटमेंट दी थी, और वो खुद भी कहते थे कि आइंस्टाइन सारी रात वेदों का को पढ़ते थे और देखते थे, उसमें से नए नए आइडियाज उनको मिलते थे। आपने केमिस्ट्री में जितने लोगों ने पढ़ा है, नील बोहर का नाम सुना हुआ है, जिन्होंने एटम की संरचना के बारे में बताया कि व्हाट इज एटम, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो किसी भी मटेरियल की वो एटम है। तो ये सारी जो चीजें हमारे संस्कृत साहित्य में ये सारा ज्ञान छुपा हुआ है। तो एक तो अपनी ओरिजिनल भाषा,
और अपनी भाषा में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो और उसको दूसरों के साथ बांटो भी। दूसरा, जो हमारे यहाँ योग की जो परंपरा रही और तीसरी प्राकृतिक चिकित्सा की जो परंपरा रही, ये तीन हमारे देश की वो बातें हैं जो आज सारा विश्व अपना रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस को वो समझ रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये तो हमें सीखना ही पड़ेगा। ऐसे ही नहीं 192 कंट्रीज ने इंटरनेशनल योगा डे मनाने का जो है वो की बात पर एग्री किया और सबके सब उसको मना रहे हैं। और अब प्राकृतिक चिकित्सा जो है तीसरी कड़ी उसके अंदर जुड़ गई है। उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्राकृतिक चीजें खाएं, प्राकृतिक तरीके से बना हुआ भोजन खाएं और उसके साथ में जुड़े। हमारे यहाँ भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें ये कहा गया कि ये जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा की परंपरा है, ये है उसी के लिए, फायदा उसी को देगी जो कम खाते हैं और जो रिक्रिएशन में, यानी हमेशा अपने दिमाग को भी रिलैक्स रखते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं, लोभ से दूर रहते हैं और मोह से दूर रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बार बार कि प्राकृतिक चिकित्सा पीछे क्यों हट गई है, क्यों लोग नेचुरोपैथी को नहीं पहचान रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं है, हम अपने आप को समय नहीं दे सकते। तो अगर अपने लिए समय होगा तो निश्चित तौर पर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने साथ ज्यादा समय बिताएंगे। और जब टाइम ही नहीं है तो फिर ऐसा लगता है चलो जल्दी से मेडिसिन खाओ और भागो काम पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भागदौड़ की जिंदगी है वो कहीं ना कहीं वो भी हमें मजबूर करती है। लेकिन इन सब से बचने का तरीका एक ही है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए, योगा प्राणायाम करने के लिए समय निकालें और हल्का भोजन खाएं, घर का बना हुआ भोजन खाएं। कैंड फूड से, टिन फूड से, ये जो रेडीमेड फूड है इनसे जरा दूर रहें तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकती। तो खैर, डॉक्टर मनीष गोयल का, हाँ जी, खाने के लिए अच्छा होगा क्यों? मैं अपनी देसी चीज खाएंगे जो इंडिया में बनी होगी तो नेचुरल बात है, फायदा ही करेगी ना जी। हाँ, वैसे भी हम बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अब मैं चलते चलते एक लास्ट में एक स्टोरी सुना देती हूँ बच्चों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहानी के बिना बच्चों से बातचीत करने में मजा नहीं आता, कम से कम मुझे नहीं आता। तो छोटी सी एक कहानी आपके लिए कि जब भीष्म पितामह शरशैया पर थे लास्ट में, उन सब ने, युधिष्ठिर ने सबको बोला, अपने घर के सब लोगों को इकट्ठा करके ये बोला कि चलो हम उनसे मिलने चलते हैं, उनका अंतिम दर्शन के लिए चलते हैं। और सबको ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि आप सबने जो है कुछ ना कुछ ज्ञान की बात उनसे लेनी है, क्योंकि उनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है संसार में, तो सब उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो सब लोग जब खड़े हुए थे और भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे तो अचानक द्रौपदी हंसने लगी। तो सबको बात हैरानी हुई और भीष्म पितामह तो कुछ नहीं बोले, लेकिन युधिष्ठिर से नहीं रहा गया। उन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रही हैं? तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि जब मेरा अपमान हो रहा था भरी सभा में, तब तो युधिष्ठिर ने ये सारा, तो इनका ज्ञान, ये भीष्म पितामह का सारा ज्ञान उस समय कहाँ गया था? इन्होंने उस समय तो मेरे से जो है मतलब मेरे बचाव में कुछ नहीं कहा। तो भीष्म पितामह ने उनको क्या उत्तर दिया ये मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि उस समय जो अन्न मैं खा रहा था, मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट था? कौरवों के ऊपर, उनके साथ रहता था। तो वो जो कौरव थे वो गलत तरीके से धन का अर्जन करते थे, गलत तरीके से धन कमाते थे, तो उस क्योंकि वो लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो वैसा ही जो है मेरा भी मन हो गया, जैसा अन्न मैंने खाया उसके अनुसार मेरी बुद्धि भी जो है वो वैसी ही हो गई थी, और मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं विरोध करता उस बात का। तो इसलिए ये बात को हमेशा, और कहता है कि अब क्या हुआ, इतने तीर खाने के बाद मेरी बॉडी से वो सारा जो दूषित ब्लड है वो निकल गया है, वो दूषित खून मेरी शरीर से निकल गया है, तो अब मेरा मन फिर से निर्मल हो गया है। तो इसलिए आज मैं ज्ञान देने की स्थिति में हूँ, मैं उपदेश दे सकता हूँ। तो ये बात आप हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें कि जीवन में संतोष से बड़ा कुछ नहीं है। हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाइए,
और अपनी इच्छाओं को कम रखें। जितना अपनी इच्छाओं को कम रखेंगे उतना आप अपने जीवन में शांत भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के ये जो सेशन रहा है इससे आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं एक बार फिर एसडी पब्लिक स्कूल की तरफ से और एएसडीएस ड्रीम बिग वेलफेयर की तरफ से डॉक्टर मनीष गोयल का धन्यवाद करती हूँ, और आप सब बच्चों का और सबके माता पिता जो लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबका भी हार्दिक आभार। धन्यवाद।